Welcome to all to the next lecture of first chapter Hereditary and Evolution. So last lecture we study about the hereditary and hereditary changes. अब ये लेक्चर में हम देखने वाले हैं इवोल्यूशन. इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन के बारे में क्या क्या थ्योरी सामने आई है, ये हम ये वीडियो में देखेंगे. ऑल राइट. सो इवोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ रिकॉल करते हैं जो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिए. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. अपेंडिक्स के बारे में सुना है आपने, डेफिनेटली सुना होगा. ये बंदे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का तकलीफ हो रहा था इसलिए अपेंडिक्स निकाल दिया. देन व्हाट इज़ दैट अपेंडिक्स. देखो, यू कैन सी दी फिगर. अपेंडिक्स इज अ एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे एक छोटा सा एक्सटेंडेड पार्ट दिख रहा है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स. देन द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस अपेंडिक्स. एग्जैक्टली क्या फंक्शन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. एक्चुअली देयर इज़ नो फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स इन एवरी ह्यूमन बींग, बट ये अपेंडिक्स है वो हमारे एंसेस्टर्स में एक्टिव थे. मतलब दिस वॉज फंक्शनल इन आर एंसेस्टर. हमारे बॉडी में इसका आज तक कुछ फंक्शन नहीं है, बट इट एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया. मतलब देयर इज सम बैक्टीरिया विच आर हेल्पफुल इन सम कंडीशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो अपेंडिक्स डू नॉट प्ले एनी मेन फंक्शन ऑफ इट digestive system, so it is called as a vestigial organ. Then the next question is, are wisdom teeth really useful for chewing the food. wisdom teeth पता है आपको. wisdom teeth मतलब अक्ल दाढ़. wisdom teeth को थर्ड सेट्स ऑफ मोलार भी कहा जाता है. देखो, ये wisdom teeth लाइफ में अर्ली स्टेज में नहीं होता है. ये wisdom teeth एक पर्टिकुलर एज के बाद ही अपीयर होता है, अराउंड 25 और आफ्टर दैट. ये जो wisdom teeth है, हमारी जो च्विंग एक्शन है उसमें इसका एक्चुअल रोल होता है क्या, तो नहीं. देर इज़ नो एक्शन ऑफ विजडम टीथ ऑन च्विंग. देर इज ऑल्सो नो एनी फंक्शन ऑफ विजडम टूथ. बट ये विजडम टूथ है, ये हमारे एंसेस्टर्स में एक्टिव थे. ये सेम लाइक अ अपेंडिक्स. हमारे जो एंसेस्टर थे उनका हार्ट दैट था. लाइक दे आर यूज टू ईट रूट्स, लीव्स ऑफ प्लांट्स, देन दे यूज टू ईट अ रफ मेड, देन नट्स. ये सब रफ मटेरियल है, उनका ज़्यादा च्विंग करना पड़ता था. सो हार्ड च्विंग के लिए विजडम टीथ एक्टिव थे हमारे एंसेस्टर्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द ह्यूज एनिमल लाइक डायनासोर बिकम एक्सटेंट. आपको सुना होगा ना डायनासोर के बारे में. डायनासोर ये ग्लोब पे था, मतलब अर्थ पे था, लेकिन अभी ये एनिमल प्रेजेंट नहीं है. दिस इज वेरी जायंट एनिमल विच हैज़ अ बिकम एक्सटेंट. सो व्हाई डायनासोर एक्सटेंट, पता है क्या आपको, क्यों ये वर्ल्ड से सडनली गायब हो गया. देयर इज़ वन थ्योरी, और ये थ्योरी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपीयर किया है और थ्योरी को एक्सेप्ट किया है. वो ये थ्योरी है कि बहुत साल पहले एनिमल्स अर्थ पे थे, तब एक मेटेरॉइड मीन्स एनी सब्सटेंस फ्रॉम आउटर स्पेस वो अर्थ पे आके क्लैश हो गया. मतलब अर्थ पे आके बम्बार्ड हो गया. बिकॉज ऑफ दैट क्लाउड्स ऑफ बर्स्ट फॉर्म हो गए. इतना डस्ट क्रिएट हो गई कि उसमें सनलाइट ने उस सनलाइट को ब्लॉक कर दिया. सो लॉट्स ऑफ क्लाउड्स क्रिएट हो गए बिकॉज ऑफ दिस, एंड सनलाइट ब्लॉक हो गई. तो प्लांट का ग्रोथ स्टॉप हो गया. तो प्लांट पर डिपेंड जो एनिमल थे, जिनको हम हर्बीवोरस एनिमल कहते, मीन्स प्लांट्स ईटर्स, उनका ग्रोथ स्टॉप हो गया. और जो डिपेंड हो रहे थे वो डेथ हो गए. इसका इफेक्ट्स किसको हो गया, जो एनिमल को खाते हैं, मतलब कार्निवोरस एनिमल, तो उनको भी फूड नहीं मिला, तो स्लोली वो भी डेथ हो गए. सो डायनासोर भी ये वर्ल्ड से एक्सटेंट हो गए, मर गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटेंट. डायनासोर तो एक्सटेंट हो गया, बट अभी ऐसे स्पीशीज है एनिमल्स के, बर्ड्स के और प्लांट्स के, वो भी एक्सटेंट हो रहे स्लोली. एंड व्हाट इज दैट रीजन बिहाइंड दिस. देयर इज अ मेजर रीजन, एंड दिस इज इंटरफेरेंस ऑफ मैन. मैन क्या करता है, देखो, उनके जो हैबिटाइट्स है, मतलब नेचुरल हैबिट्स मीन्स उनका जो नेचुरल होम है, जहाँ वो रहना प्रेफर करते, जो क्लाइमेट उनके लिए सूटेबल है, वहाँ पे जाके मैन इंटरफेयर कर रहा है. वहाँ पे जाके रोड्स क्रिएट कर रहा है, ही इज कंस्ट्रक्टिंग सम टावर्स, बिल्डिंग. सो क्या हो रहा है, एनिमल और बर्ड्स का स्पीशीज है, उनको उनका नेचुरल कंडीशन नहीं मिल रहा है. दैट्स वाई दे आर बिकमिंग एक्सटेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्चुअल टॉपिक ऑफ टुडे. Evolution. Evolution is a gradual changes occurring in living organism over a long duration. What is evolution? It is a gradual changes, मतलब slowly changes होता है in living organism. और ये जो चेंजेस होते हैं बहुत टाइम पीरियड लेते हैं.
इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड स्लोली चेंज होते हैं. सो देन वी कैन से दैट कि इवोल्यूशन इज गोइंग ऑन. हमारे बॉडी में अभी भी इवोल्यूशन चल रहा है. हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, कुछ सालों बाद हो सकता है कि हमारी बॉडी और उनकी बॉडी एकदम डिफरेंट होगी, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इवोल्यूशन. देखो, इवोल्यूशन इज अ स्लोली और ग्रेजुअल प्रोसेस. सो इट टेक मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनिज्म और क्रिएट अ न्यू स्पीशीज. So this is a very slow growing process through which development of organism is achieved. देखो, ये प्रोसेस जब तक चलती रहती है तब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता रहता है. नाउ डेवलपमेंट इन व्हाट सेंस? अभी हमने अपेंडिक्स के बारे में पढ़ा. इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन. सो ये अपेंडिक्स हमारे एंसेक्टर्स में एक्टिव थे, अभी ये वेस्टिजियल है, इनएक्टिव है. हो सकता है कि आने वाले जनरेशन में ये अपेंडिक्स स्लोली वैनिश हो जाएगा बिकॉज इट इज़ यूजलेस, इट हैज़ नो फंक्शन. तो ये प्रोसीजर को कहते हैं इवोल्यूशन. एंड सडनली नहीं होगे, बट ग्रेजुअली होगे, स्लोली होगे, बट ये वैनिश हो जाएंगे इन नेक्स्ट जनरेशन में. नेक्स्ट वन इज ऑल द स्टेजेस इन द चेंजेस ऑकर इन वेरियस कंपार्टमेंट रेंजिंग फ्रॉम द स्टार एंड प्लांट इन द स्पीशीज ऑफ द बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन. देखो, जब हम इवोल्यूशन का स्टडी करते हैं तब हमें स्टार्स एंड प्लैनेट्स को भी लेके अर्थ पे जो बायोस्फीयर है, ये सब में होने वाले चेंजेस को कंसीडर करना है. जो भी चेंजेस हो रहा है रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स एंड प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन आउटर स्पेस, उनमें जो चेंजेस हो रहे टू द बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, वी हैव टू कंसिडर ऑल दीज चेंजिंग स्टेजेस इन सच मटेरियल. तो देखो, ये चेंजेस उधर भी हो रहे हैं और अर्थ के बायोस्फीयर में भी हो रहे, उनको हम कहते हैं इवोल्यूशन. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इवोल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट इज स्पीशीज. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस इन द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज द रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज अ इवोल्यूशन. सो इवोल्यूशन की वजह से फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज होता है. एक न्यू स्पीशीज फॉर्म होती है. देन व्हाट इज दैट स्पीशीज? स्पीशीज एक प्रजाति है. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, हमें उसका स्टडी करना है, मतलब हमें उसको क्लासिफाइड करना पड़ता है. देयर इज सम क्लासिफिकेशन इन देयर सिस्टम. देयर आर सम कैटेगरीज लाइक यू कैन सी दी फ्लो चार्ट लाइक डोमेन, kingdom, then phylum. Phylum in case of plant is phylum, in case of animal is division. Then there is class, then order, then family, then come into the genes and last is their species. So these are categories जिनमें animal को study करने के बाद place किया जाता है. Species is a lower most category and species में ऐसे category होते हैं which is belongs to same gene. So जैसे we are human beings, मतलब we are homo sapiens sapiens. So सेपियंस ये हमारी क्या है? स्पीशीज़ है. इवोल्यूशन की वजह से न्यू स्पीशीज़ फॉर्म होती है. कैसे फॉर्म होती है? ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर. एक कोई कैरेक्टर होगा जिसमें चेंजेस होते हैं एंड देयर इज अ इवोल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट वन, 3.5 बिलियंस ईयर एगो लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिट्स ऑन अर्थ. सो 3.5 बिलियंस ईयर्स एगो जब अर्थ ओरिजिनेट हुई थी तब अर्थ में कुछ लाइफ ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, लाइफ नहीं थी, कुछ भी नहीं था. नो प्लांट्स, नो ऑर्गेनिज्म, नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नो हायर ऑर्गेनिज्म. ओनली प्रेजेंट थे सिंपल गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब प्रेजेंट थे. और जब ओरिजिनेट हो गई तब सिंपल एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो सब प्रेजेंट थे. बट वेयर दे आर एग्जैक्टली प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट इन ओशन. So at the beginning there may have been only simple elements in the ocean on the earth, and simple elements in the ocean on the earth and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from this. So simple elements accumulate हो गए, मतलब जमा हो गए. सिंपल जो एलिमेंट थे वो जमा हो गए, उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग किया. उसके बाद सिंपल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होना शुरू हो गए. पहले देखते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता क्या है. देखो, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन इन देम और देयर आर बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. लाइक फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, मीथेन, हाइड्रोकार्बन, इथेन, these are organic compound. And what is inorganic compound? Which do not contain any carbon and hydrogen bond or carbon not present in inorganic compound. But there is some exception. Inorganic compound में कुछ exception है.
मतलब कार्बन इज प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे है कि उसमें कार्बन प्रेजेंट है। सो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्सेप्शन है। देन देयर इज फिर जाके बने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद जाके बने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और प्रोटीन। पहले हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने। कॉम्प्लेक्स मीन्स जिनका वो स्ट्रक्चर है और वो नेचुरली है, और वो कंपाउंड कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। देन acid may have form over the long period from those simple compound. So simple compound से complex compound बनने लगे, but it took so many years to form this complex compound like protein, amino acids and nucleic acid. उसके बाद क्या हो गया, first primitive type of cells may have been formed from the mixture of different type of organic and inorganic compound. ये सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, उससे फर्स्ट सेल क्रिएट हो गई अर्थ पे। कैसे क्रिएट हो गई, ये जो सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनका मिक्सचर होने लगा, मतलब वो एक दूसरे के साथ मिक्स होने लगे और सेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसका, और उसको नाम दिया प्री सेल, विच इज फर्स्ट प्रिमिटिव सेल। सो प्री सेल इज नॉट अ मेच्योर सेल, बट स्ट्रक्चर इट्स लुक लाइक अ सेल, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज अ प्री सेल, और सेल का पहले स्टेज। ओके, सो प्री सेल इज अ फर्स्ट सेल विच इज डिराइव फ्रॉम आवर अर्थ। देन नेक्स्ट इज देखो नेक्स्ट में क्या हो गया कि प्री सेल्स फॉर्म हो गए, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल्स फॉर्म हो गई, इनका जो नंबर है वो इंक्रीज होने लगा, बढ़ते लगा। सो कैसे इंक्रीज होने लगा, सराउंडिंग में उनका जो केमिकल्स थे उनके वजह से, और ये प्रोसेस ओशन में चल रही थी। फर्स्ट प्रिमिटिव जो सेल थे, ये सेल सराउंडिंग जो केमिकल थे उसको एब्जॉर्ब करने लगे और एज अ फूड, और वो ग्रो होने लगे, उनको वो केमिकल से न्यूट्रिएंट मिलना चालू होगा, ऑटोमेटिकली वो सेल का नंबर इंक्रीज होने लगा। देखो फर्स्ट एक सेल या उसने क्या किया, सराउंडिंग में जो न्यूट्रिएंट थे, केमिकल्स थे, उसको एब्जॉर्ब किया, और एक सेल से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने लगे। बट कुछ सेल्स वैनिश हो गए, मतलब पेरिश हो गए, डेड हो गए, और कुछ सेल की ग्रोथ होने लगी। वो वैनिश हो गए, कुछ सेल्स वैनिश हो गए, बट कुछ सेल की ग्रोथ होने लगी। और जो वैनिश हो गए थे अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन, वो वैनिश हो गए बिकॉज वो सराउंडिंग के एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट नहीं हो रहे थे। सो ये सा भी नेचुरल सिलेक्शन होता है। Then next, at the present crores of species of plants and animals with a huge diversity regarding a shape and complexity are present on earth. देखो हमें क्या क्या पढ़ा अब तक, जब अर्थ में स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, तब क्या हुआ, सिंपल एलिमेंट्स फॉर्म हुए लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। उसके बाद बना सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद प्री सेल। सो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल इन अर्थ कैसे बनी, बाय द मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड द मिक्सचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एनिमल डाइवर्सिटी रेंज फ्रॉम द सेल यूनिसेल्युलर एंड अमीबा एंड पैरामेशियम टू द मैन एंड जायंट व्हेल। प्री सेल बने, नंबर ऑफ सेल वो डिवाइड होते गए और न्यू ऑर्गेनिज्म बनने लगा उससे। यूनिसेल्युलर बने और कुछ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने, उनमें भी डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी किसमें है, उनके स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शन में और उनके अपीयरेंस में। सो देखो एनिमल में भी डाइवर्सिटी है। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये अमीबा से लेकर गेंट वेल और मैन तक देयर इज अ लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम। सो देयर आर क्रोर्स ऑफ स्पीशीज इन देयर एनिमल किंगडम। The plant and diversity consist of various species ranging from unicellular chlorella to the huge banyan tree. देखो क्लोरेला भी प्लांट किंगडम में आता है और बनियन ट्री भी प्लांट किंगडम में आता है। सो क्लोरेला से लेकर बनियन ट्री तक ह्यूज डाइवर्सिटी है, और वो किसमें है, प्लांट किंगडम में है। The life exists on earth everywhere from equator to the both poles. Organisms are present at all the place like air, water, land or rock. देखो अर्थ के दो रीजन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एंड द इक्वेटर विच डिवाइडिंग टू दैट पोल।
अर्थ के सराउंडिंग में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इक्वेटर में भी, और ये इक्वेटर में भी प्रेजेंट रहते हैं और ये दो पोल में भी प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट इज ह्यूमन हैव शो क्यूरियोसिटी अबाउट origin of life and reason for such a great diversity in life present on earth since ancient period. लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ और कितनी ग्रेट डाइवर्सिटी कैसे अर्थ पे आई, ये जानने की ह्यूमन को बहुत क्यूरियोसिटी है. वेरियस कल्चर्स हैव नोटेड डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट, स्टार्स एंड द पंच महाभूता, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, स्टोरीज एंड रिलीजनस. ये जो अलग अलग कल्चर से, ये अलग अलग कल्चर के लोगों के अपने अपने कुछ व्यूज़ है अबाउट दी ओरिजिन ऑफ लाइफ इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, पोएट्री, ऐसे फॉर्म में उन्हें रखे हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट, स्टार, हर एक कल्चर में अलग अलग इंफॉर्मेशन है प्लैनेट के बारे में, स्टार के बारे में और पंचमहाभूता के बारे में. So Panchamahabhuta means what? Panchamahabhuta is a 5 great elements which are present anywhere including a human body. They are fire, earth, air, water and sky. That's why there are so many theory about the origin of life on earth. So abhi let's see the theory of evolution. According to this theory, first living material protoplasm has been formed in ocean. Due to course of time unicellular organism was formed. So protoplasm क्या है आपको पता है? Protoplasm is a first living material. And what is that? All living material inside the cell including nucleus contain a genetic material like cytoplasm and cell organelle like mitochondria or Golgi bodies. So this is called as a protoplasm. So first protoplasm are formed in ocean because लाइफ का ओरिजिन ही ओशन से हुआ है. सो प्रोटोप्लाज्म और सेल की ग्रोथ होने लगी और फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया. ऑल दोज चेंजेस वेर स्लो एंड ग्रेजुअल. ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज ऑलमोस्ट 300 crore ईयर्स. सो ऑल दिस चेंजेस कैसे हो गए? स्लोली हो गए, ग्रेजुअली हो गए, और ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज ऑलमोस्ट 300 crore ईयर्स. दैट्स वाई इवोल्यूशन इज वेरी स्लो प्रोसेस. Changes and development in living organism had been rounded and multidimensional, and this leads to evolution of different type of organism. Hence, this overall process is called as a evolution, which is organizational. So, change और development living organism का होता गया और multi-rounded था इनका development, and unicellular organism से different organism form हो गई. So they are multi-dimensional. So this whole process is called as a evolution, and this whole process is organizational or which is also multi-dimensional. Next is progressive of plants and animals. मतलब धीरे धीरे, अभी एडवांस डेफिनेशन क्या है इवोल्यूशन का कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब धीरे धीरे होने वाली डेवलपमेंट किसकी? प्लांट्स और एनिमल्स की. In the form of ancestor having different structure and functional organization is called evolution. So plant and animal की development हो गई slowly in the form of ancestor and which having उनको different structure भी है, उनका function भी different है, और whole process is called as a evolution. So picture में देखो एक plant kingdom का example दिया है और एक animal kingdom का example दिया है, right? सो देखो प्लांट के डिफरेंट टाइप्स है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फर्न्स एंड ब्रायोफाइटा. सब टाइप का ओरिजिन एक ही है, उसमें चेंजेस होते गए और ये सारे प्लांट्स के टाइप्स ओरिजिनेट हुए. सेम इन एनिमल स्पीशीज. नीचे जो ओरिजिन दिख रहा है दैट इज यूनिसेलुलर एनिमल, उसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बनता गया और शुरू हो गया बनने को, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ इवोल्यूशन. थैंक यू.